यह कहानी श्रीवास्तव अंकल जी मतलब हमारे पड़ोसी परिवार की है। वे सबकी मदद करते थे, बड़े ही भले इंसान थे और उनसे हमारे पारिवारिक संबंध थे। उनके तीनों बेटे दूसरे शहरों में नौकरी करते थे। तीनों ब्याता बेटियों में मझली और छोटी यहीं मुजफ्फरनगर में रहती हैं। कुछ 2-3 दिनों से बीमार थे तो सिंधु जी मतलब उनकी पत्नी ने बेटों को खबर कर दी थी। बड़ा बेटा विनय और उनकी पत्नी शिया तुरंत फ्लाइट पकड़कर अपने बच्चों के साथ आ गए थे और उनकी सेवा में लगे थे। मझले और छोटे ने कहा, अभी तो भैया आ गए हैं, हम लोग 1-2 दिन में छुट्टी लेकर पहुंच जाएंगे। बड़ी बहू शिया यथा नाम था तथा गुण, बहुत ही शांत और हंसमुख स्वभाव की थी, किंतु उसी को हमेशा सास व ननद के ताने सुनने पड़ते थे क्योंकि वो बिना दहेज के इस घर में आई थी। मझली और छोटी ठप्पे से रहती थी, भारी दहेज जो लाई थी, इसीलिए उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। सिया वैसे तो नौकरी करती थी, लेकिन मौके बेमौके जैसे ही कोई काम पड़ता, पर्व त्योहार या सास ससुर बीमार होते तो उसी को बुलाया जाता था। इसका कारण यह था कि वह मन लगाकर सेवा करती और कभी पलटकर सास को जवाब नहीं देती थी। विनय ने कह रखा था, सिया अगर कोई शिकायत हो मुझसे कहना, माँ पिताजी या परिवार में किसी को उल्टा जवाब मत देना, ना ही किसी का दिल दुखाना। इसीलिए सिया कभी भी शिकायत नहीं करती थी कि और भी 2 बहुएं हैं, उन्हें क्यों नहीं बुलाते, बल्कि जैसे तैसे दफ्तर से छुट्टी लेकर पहुंच जाती थी। पिछले 8 बरस से यही सिलसिला चल रहा था। इसी कारण अब सिंधु जी का मन उसी की तरफ से साफ हो गया था और वो इससे सुख दुख साझा कर रही थी और प्रेम से बात करती थी। किंतु जब कभी परिवार इकट्ठा होता और विशेषकर बेटियां आ जाती तो वही पुरानी खूंखार सास बन जाती थी। बहरहाल श्रीवास्तव जी अस्पताल में भर्ती थे। रात को अचानक तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर्स ने बताया कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। विनय फोन करके दोस्तों और रिश्तेदारों को खबर दे रहा था। सिया अपनी सास के पास ही बैठी सांत्वना दी रही थी। बड़ी बेटी दूसरे शहर में थी, वह भी आ गई। कुछ घंटों बाद मझली और छोटी भी पहुंच गई। मझले और छोटे बेटे बहू भी आ गए थे। कहने को तो श्रीवास्तव अंकल अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए थे, लेकिन सिंधु आंटी अपने आप को नितांत अकेला और असहाय महसूस कर रही थी। अभी रिश्तों की असलियत और समाज की सच्चाई से उनका सामना होना बाकी था। पंडित जी आ चुके थे। अंतिम यात्रा की सारी तैयारियां पूर्ण हो गई थी और सिंधु जी अपने पति की पार्थिव देह के पास बैठी हुई करुण विलाप कर रही थी। सिया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी सास के पास बैठी रो ही रही थी। सिंधु जी की बड़ी बेटी दहाड़े मारकर रो रही थी। मझली बेटी, छोटी बेटी और मझली बहू औपचारिकता करते हुए नजर आई। छोटी बहू जो 2 महीने पेट से, वो एक तरफ सोफे पर निर्विकार रूप से बैठी हुई थी। उसकी आंख में एक आंसू भी नहीं था। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह इंतजार कर रही है कि कब ये सब रस्में खत्म हो और वह अपने मायके जाए। पार्थिव देह को शमशान ले जाया जा चुका था। अब बारी थी घर को साफ करने और ऐसे मौके पर किए जाने वाले रीति रिवाजों की। सिया की मौसी सास के निर्देश पर सिया सभी काम कर रही थी। सिंधु जी का सिंदूर पोछा गया। अब नवान नाई की पत्नी ने सिंधु जी को नहलाया गया। नवान ने कहा, जाइए अब साड़ी पहन लीजिए। सिया ने अलमारी से एक साड़ी निकालकर सास को दे दी। तब तक उनकी बड़ी बेटी आ गई और बोली, भाभी ये क्या, ये तो कत्थई रंग है, कोई सफ़ेद या हल्के रंग की साड़ी दो। वैसे सच तो यह है कि सफ़ेद साड़ी तो बिरले ही कोई ब्याता रखती होगी अपनी अलमारी में। लोग क्या कहेंगे, पापा को गए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ और मम्मी रंग बिरंगे कपड़े पहन रही हैं। सिया को बहुत गुस्सा आया। मन किया कि कह दे कि यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है, जो सफ़ेद कड़क कलफ लगी साड़ी पहनकर रोने की पर्व तैयारी है। पर कुछ बोली नहीं। एक हल्के रंग की साड़ी सास को पहना दी। अब छोटी ननद उसके पास आई और बोली, भाभी अपने सलवार सूट दे दो, मैं कपड़े नहीं लाई, नहाकर घर जाना है। वो धीरे से बोली, क्यों? तब ननद जवाब दिया, आप सब लोग तो यहाँ हैं,
मैं अब तीसरे दिन आ जाऊंगी। वैसे भी अभी यहाँ मेरा कोई काम तो है नहीं। इतने में बड़ी ननद आकर बोली, ठीक है माही, बड़ी ननद की 17 साल की बेटी को भी लेती जाना, आराम कर लेगी वहाँ। सिया हैरान थी कि अभी पिताजी को गुजरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ और बेटियाँ कैसी बातें कर रही हैं। दोपहर तक मझली बेटी भी चली गई। शाम होते होते छोटी बहू की माँ ने सिया की सास को बताया कि मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ। यहाँ गर्मी के माहौल में बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। ब्रह भोज के दिन इसे लेकर आ जाऊंगी। बेचारी सिंधु जी क्या कहती, उन्हें तो अपना ही होश नहीं था। विनय ने पिता को दाग लिया था, इसीलिए 13 दिन तक पिता के कमरे में ही रहना था और सारे कर्म कांड करने थे। रोज जो मृतक के लिए पिंड देने को भोजन बनना था, वह रिवाज के अनुसार चूल्हे पर बनाना होता है। सिया ने अपनी जिंदगी में कभी चूल्हा देखा भी नहीं था, लेकिन आजकल रोज उसी पर जैसे तैसे खाना बना रही थी, क्योंकि रिवाज है। दोनों पति पत्नी तन मन धन से सारे रस्म रिवाज कर रहे थे। सिंधु जी सब देख रही थी कि विनय और सिया कितने जतन से सब काम कर रहे हैं। मझली बहू अपनी मौसी सास, बड़ी ननद और नानी सास के साथ सिंधु जी के बगल में बैठी रहती और सिया काम में लगी रहती। उसके सर पर तो जैसे पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी। पता नहीं कैसे वह रोज 20-25 लोगों का बिना तड़के तेल मसाले का सादा खाना, चाय पानी सब अकेले कर लेती थी। उसे भी खुद पर आश्चर्य होता था, लेकिन उसे दुख इस बात का था कि इस व्यस्तता में उसे अपनी सास के पास बैठकर उन्हें सांत्वना देने या उनके आंसू पोंछने का समय नहीं मिल पाता था। सिंधु जी नहाकर बैठी हुई थी, बिखरे बाल उजड़ा भाग लिए। सिया कमरे में किसी काम से आई तो ठिठक कर उसके पाँव रुक गए। अपनी सास को इस रूप में देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया। सिंधु जी 60 की थी, किंतु 55 से ज़्यादा नहीं लगती थी। सिया ने उन्हें बिना श्रृंगार किए कभी नहीं देखा था। वे हमेशा चटक रंगों की कलफ लगी प्रेस की हुई साड़ी पहनती थी, लेकिन आज दीनहीन सी जान पड़ रही थी। वह छत से तेल की शीशी ले आई, सास के बालों में तेल डालकर उनकी चोटी कर दी। नानी सास पलंग पर बैठी यह देख रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। लेकिन यह क्या बड़ी ननद आते ही उस पर बरस पड़ी, भाभी मम्मी की चोटी क्यों कर दी? 13 दिन तक साबुन नहीं लगाते हैं और ना ही कंघी करते हैं, पलंग पर सोते भी नहीं हैं, यही रिवाज है। तो सिया ने जवाब दिया, दीदी अब तो 10 दिन हो गए हैं, मम्मी के बाल उलझ गए थे। नानी सास बीच में बोली, कोई बात नहीं, आजकल कोई नहीं मानता ये सब। तो ननद बोली, लोग क्या कहेंगे नानी, मम्मी को कम से कम 1.25 महीने तक तो समाज के नियम कायदे मानना ही चाहिए। भाभी को तो अकल नहीं है, मम्मी तू काहे ना बतौले कि ये सब ना करल जाही। सिया पढ़ी लिखी ननद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दंग थी। वह गुस्से में चुपचाप कमरे में बाहर चली गई। आज 10वें की रस्म थी, ना ही दोनों बेटियों की कोई खबर थी और ना ही छोटी बहू की। सिया की नानी सास ने कहा, सबको फोन लगाकर बुला लो, आज कच्ची रसोई होगी, सबको दामाद जी के नाम का कॉर्क डालना है। उसने फोन लगाया तो छोटी ननद बोली, भाभी बच्चे स्कूल गए हैं, वो आ जाएंगे तब देखूंगी। लेकिन वह नहीं आई। मछली ने फोन नहीं उठाया। छोटी देवरानी की माँ ने कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं आ सकेगी। इसकी तरफ से ही ससुर जी के नाम का कौर निकाल देना। खैर 10वें की रस्म हो गई। अब 13वें यानी ब्रह भोज का दिन आया। शास्त्रों अनुसार गौदान कराया गया और नाना प्रकार के व्यंजन बने। ब्राह्मणों के लिए सभी रिश्तेदार सगे संबंधी आए हुए थे। आज दोनों बेटियां और छोटी बहू भी थी। तीनों बार बार रोने का उपक्रम कर रही थी। मझली बहू और सुमति कैसे पीछे रहती, वे भी दहाड़े मारकर रोने लगती। सिया शांत भाव से चुपचाप काम में लगी हुई थी। उसे अभी रोने की फुर्सत नहीं थी, लेकिन सिंधु जी जड़वत बैठी पति की 13वीं की सारी रस्में निभा रही थी और बेटियां और बहुओं के क्रियाकलाप भी
उनकी नज़र से छिपे नहीं थे। अंत में पगड़ी की रस्म हुई और श्रीवास्तव जी की पगड़ी विनय के सर पर बांधी गई। अचानक उसे पिता की जिम्मेदारियों का एहसास हो चला और आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी। शाम को लगभग सभी रिश्तेदार खा पी कर घर लौट गए थे। मछली और छोटी ननद भी जा रही थी। फिर भंडारे में आकर सिया से बोली, भाभी गुलाब जामुन और मिठाइयाँ बची हो तो पैक कर दो। सिया ने सबको स्टील के डब्बे में भरकर लड्डू गुलाब जामुन दे दिया। छोटी देवरानी दोपहर में ही अपनी माँ के साथ वापस चली गई थी। सबके जाने के बाद सिंधु जी विचारों में खोई थी। अंदर ही अंदर घुट रही थी। सोच रही थी, छोटी बहू को आए तो अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन मेरी अपनी बेटियां, उन्हें भी मेरी कोई परवाह नहीं। हमने तो कभी बेटे बेटी में फर्क नहीं किया। सबको पढ़ाया लिखाया, इतना दान दहेज देकर शादी की, सबकी डिलीवरी में सेवा की। छोटी की जुड़वा बेटियां हुई तो कैसे संभालेगी। दोनों को एक साथ ही यही सोचकर 3 साल तक यही घर पर रख कर सेवा की। इनके पिताजी भी बेटियों और नाती नातिन को पर्व त्योहारों पर कितना शगुन देते थे। मुसीबत में रुपए पैसे से तीनों दामादों की हमेशा मदद की। आखिर कहाँ कमी रह गई जो आज उनके जाते ही मेरी बेटियों ने मुझे पराया कर दिया। माँ के प्रति इतनी संवेदनहीनता बड़ी बेटी को उन्होंने खुद मझली बहू से कहते सुना था कि भाभी, मम्मी के कपड़े 6.25 महीने तक तुम लोग मत धोना, अब शगुन होता है। एक तो पति के जाने का दुख, उस पर बेटियों का बदला व्यवहार। सिंधु जी अपनी बेटियों के व्यवहार से टूट चुकी थी। सोच सोचकर उनकी आंखों से आंसू बार बार उनके गालों पर लुढ़क जाते थे। वे अपने आप को बहुत ही अकेला अनुभव कर रही थी। आज उनकी माँ और बहन भी सिया को सास का ध्यान रखने का बोलकर चली गई थी। कल बड़ी बेटी भी लौट जाएगी। शाम को बेटी सुमति सिंधु जिनके पास आकर बोली, मम्मी तेरी अलमारी की चाबी देना जरा। उन्होंने चुपचाप चाबी दे दी। सिया भी उनके कमरे की सफाई कर रही थी। तभी सुमति ने माँ की अलमारी खोली और छांटकर नई साड़ियाँ जो अब तक पहनी नहीं गई थी निकाल ली। सिया ने पूछा, क्या कर रही हैं दीदी? तो कुछ नहीं सिया, मम्मी क्या करेगी अब इन सब साड़ियों का। वैसे भी साल भर तो अब कहीं जाना नहीं है माँ को। लेकिन दीदी, ये वाली साड़ी तो पिछले महीने मम्मी जी ने अपनी पसंद से मेरे साथ जाकर कितने चाव से खरीदी थी। इसे रहने दीजिए, अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद पहन लेंगी। सुमति बोली, भाभी तुम्हें कोई साड़ी पसंद है तो तुम भी ले लो। अब वैसे भी अब मम्मी को इतनी भारी साड़ियाँ नहीं पहनना चाहिए। और हाँ, कल मैंने सबके सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप 1.25 महीने तक माँ का बिना नमक का ही खाना देना, यही रिवाज चलता है यहाँ। मेरे ससुर जी शांत हुए थे तो मेरी सास ने सारे नियम फॉलो किए थे। तभी सिया की मझली देवरानी आ गई। बोली, दीदी कल मम्मी कितनी तेज आवाज में भैया को बुला रही थी, आप उनको समझाओ कि थोड़ा धीरा बोला करे, अच्छा नहीं लगता, लोग बातें बनाएंगे। सुमति बोली, हाँ मैं समझाऊंगी माँ को, ये सब अच्छा नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे कि श्रीवास्तव जी की पत्नी और परिवार को उनकी मौत का कोई दुख ही नहीं है। सिया शुरू दिन से ही देख रही थी ये सब नाटक। उसके सब्र का बांध टूट गया। अब उससे रहा नहीं गया तो वह बोल पड़ी, दीदी भगवान ना करे यदि पापा जी की जगह मम्मी जी को कुछ हो जाता तो क्या वो भी यह नियम कायदे करते? सिया तुम पगला गई हो क्या? समाज आदमियों को ये सब करने को नहीं करता। दीदी मम्मी के कपड़े छूने से छूत लगती है, उनकी नई साड़ियों में छूत नहीं लगेगी। आप सब लोग अच्छा खाना खाएंगे, मम्मी जी सब्जी में नमक भी नहीं खा सकती, कैसे खाएंगी बिना नमक का रूखा सूखा भोज? ससुर जी आप सबके भी तो पिता थे, तो फिर सब नियम कानून सासू जी पर ही क्यों लागू हो? किन लोगों की बात कर रही हैं आप लोग? क्या दीदी, पापा जी की उम्र 75 बरस की थी। वे अपने सारे फर्ज निभाकर अपना जीवन अपने मुताबिक जी कर गए हैं इस दुनिया से। अरे हम तो बहुएं हैं, लेकिन आप तो बेटी होकर भी
मम्मी जी के दुख दर्द में उन्हें सांत्वना देने के बजाय क्या करो क्या ना करो की सलाह दे रही हैं। आपको अपनी माँ से ज़्यादा दुनिया और रीति रिवाजों की पड़ी है। आप कब से लोग क्या कहेंगे सोचने लगी। लोग तो बाद में कहेंगे, आप तो अभी ही अपनी बातों से मम्मी जी का कलेजा छलनी कर दोगी दीदी। मैं आपसे कह देती हूँ, भगवान के लिए आप ऐसी कोई भी फिजूल बात मम्मी जी से मत कहना। ये भूलिए मत कि ससुर जी दुनिया से गए हैं, सासू माँ भी जिंदा हैं। भगवान के लिए उन्हें चैन से जीने दीजिए, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। कहते कहते उसका गला रूठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उधर किसी काम से गई सिंधु जी के पांव दरवाजे पर ही ठहर गए। उन्होंने सारा वार्तालाप सुन लिया था, शायद इसीलिए उनका माथा चकरा गया। लड़खड़ाते हुए वहीं दरवाजे के सहारे बैठ गई। सुमति झट से माँ के पास आकर कुछ कहने लगी। उसने क्या कहा वे नहीं सुन पाई। उनका मस्तिष्क सुन पड़ गया, हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। सिया घबराकर विनय और अपने देवर को बुलाई। विनय दौड़कर बीपी मशीन लेकर आया। बीपी 160 था। तुरंत टैबलेट दिया और माँ को पलंग पर लिटा दिया। उनकी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद जब आंख खुली तो सिया चुपचाप उनके पैरों के पास बैठी थी। सिंधु जी ने धीरे से पुकारा, सिया, तो वह झट से उनके सर के पास आकर बैठ गई और सर पर हाथ फेर कर पूछा, अब कैसी तबीयत है मम्मी? सिंधु जी फीकी मुस्कान के साथ बोली, अब तबीयत ठीक है बहू, और दिमाग भी। सिया ने कहा, मैं आपके लिए कड़क चाय बना कर लाती हूँ, पीकर ताजगी महसूस करेंगी। तब तक सुमति आ गई और बोली, माँ अब कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ बेटी। माँ, मेरी फ्लाइट की टिकट कल की है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं रुक जाती हूँ। नहीं बेटी, अब तो ये जीवन भर का रोना है, ये दुख मुझे अकेले ही भोगना है। तुम जाओ, अपना घर संभालो, वरना लोग क्या कहेंगे कि। सिंधु जी ने बहुओं के होते हुए भी सेवा टहल करने के लिए बेटी को जबरदस्ती रोक रखा है। तब तक सिया चाय लेकर आ गई। सबको चाय देकर वहीं बैठ गई। सिंधु जी बोली, बेटा तुम अपने ऑफिस से कुछ दिन और छुट्टी लेकर रुक सकोगी मेरे पास, तुम्हारे रहने से मुझे हिम्मत रहेगी। क्यों नहीं मम्मी जी, मैंने पहले ही छुट्टी बढ़वा ली है। सुमति मुँह बिचकाकर दूसरे कमरे में चली गई। अगले दिन सुमति भी चली गई और मझली बहू भी। सबके जाने के बाद सिया अपनी सास के पास जाकर बैठ गई तो सिंधु जी ने उसका हाथ पकड़कर बोला, धन्यवाद बहू, जो तुम रुक गई। मेरी तो आस ही टूट गई थी। तुम्हारे रुकने से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी? ये तो मेरा फर्ज है, इसमें धन्यवाद कैसा? क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती हैं? मैं भी आपकी बेटी जैसी ही हूँ, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? तुम मेरी बेटी नहीं हो बहू, अच्छा हुआ तुम मेरी बेटी नहीं हो। जो दुख मेरी बेटियाँ नहीं समझ पाई वो तूने समझा। मैंने तुझे कितने ताने दिए, लेकिन ये तेरे संस्कार ही हैं जो तू आज भी अपनी सास की इतनी परवाह करती है। भाग्यशाली है तेरे माता पिता जो तुझ जैसी बेटी पाई है। उनकी आंखों से आंसुओं की धार अविलर बह रही थी। सिया किसी बूढ़ी सयानी की तरह कभी अपनी सास के सर पर हाथ फेरती, कभी उनके आंसू पोंछती रही। दोनों सास बहू एक दूसरे से गले मिलकर रोए जा रही थी। सिंधु जी को रिश्ते की परख हो गई थी। वही सिया का मन हल्का हो गया था कि वह अपनी सास का दुख बांट पाई। कुछ देर बाद जब भावनाओं का ज्वार थमा तो सिंधु जी ने कहा, बेटा मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो तू मेरी बेटी नहीं बहू है। सिया झट से सासू माँ के गले लग गई, लेकिन एक सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो या इतना प्यार देने और मानने वाली माँ के प्रति अचानक तीनों बेटियों का रवैया कैसे बदल गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।